इंडिया, रंगों, प्राचीन ज्ञान और दिलचस्प कहानियों का देश। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जो शक्तिशाली साम्राज्यों, गहरे दर्शन और कला, विज्ञान और अध्यात्म से बुनी हुई सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की कहानियां कहता है। हमारा सफर हमें भारतीय सभ्यता की शुरुआत में ले जाता है, एक ऐसा समय जब इसकी अनोखी पहचान की नींव रखी जा रही थी। प्राचीन भारत के इतिहास में उतरते हुए एक शानदार अतीत की झलकियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकलें, एक ऐसी यात्रा जो हमें भारतीय सभ्यता के पालने तक ले जाएगी। हमारी खोज गूढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है, जो भारत के शुरुआती शहरी निवासियों की कुशलता और प्रतिभा का प्रमाण है। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब दुनिया अभी नई थी और महान सिविलाइजेशनें उखिलने लगी थीं। लगभग 3300 ईसा बीसीई सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों में एक उल्लेखनीय सभ्यता का उदय हुआ। यह सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी संस्कृतियों में से एक थी। यह 2000 सालों से भी ज्यादा समय तक फली फूली, अपने पीछे दिलचस्प कलाकृतियों और अनसुलझे सवालों की विरासत छोड़ गई। सिंधु घाटी के लोग शहरी नियोजन के उस्ताद थे। उनके शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने समय के अजूबे थे। उनके पास सुव्यवस्थित सड़कें, बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था और प्रभावशाली सार्वजनिक स्नानागार थे। ये शहरी केंद्र न केवल काम के थे, बल्कि सौंदर्य और व्यवस्था के लिए गहरी प्रशंसा को भी दर्शाते थे। इन सावधानीपूर्वक नियोजित शहरों की खोज ने शुरुआती सिविलाइजेशनों के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने एक ऐसे समाज का खुलासा किया जो न केवल उन्नत था, बल्कि उल्लेखनीय रूप से समतावादी भी था। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उन्होंने टेराकोटा, तांबा और कांसे जैसी सामग्रियों से उत्तम गहने, मिट्टी के बर्तन और मुहरें बनाई। गूढ़ लिपियों और जानवरों के रूपांकनों से सजी उनकी प्रतिष्ठित स्टीटाइट मुहरें उनके विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं की एक आकर्षक झलक पेश करती है। मेसोपोटामिया तक पाई जाने वाली ये मुहरें सिंधु के लोगों के दूरगामी व्यापार नेटवर्क का संकेत देती है। उन्होंने कपास, मसालों और कीमती पत्थरों का व्यापार किया, जिससे वे व्यापक दुनिया से जुड़ गए। अपनी प्रगति के बावजूद सिंधु लिपि आज तक अनिर्धारित है। उनकी भाषा और उनके जीवन के कई पहलुओं को रहस्य में डूबा हुआ है। क्या वे एक शांतिपूर्ण सभ्यता थे या वे युद्ध में शामिल थे? किस कारण से उनका अंततः पतन हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को आज भी परेशान करते हैं। जैसे ही सिंधु शहर गुमनामी में लुप्त हो गए, भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय सामने आया, वैदिक काल। वेदों नामक पवित्र ग्रंथों के नाम पर इस युग में भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो आर्यन जनजातियों का आगमन हुआ। ये देहाती लोग अपने साथ अपनी भाषा, विश्वास और एक समृद्ध मौखिक परंपरा लेकर आए, जो आने वाली सदियों तक भारतीय विचारों को आकार देगी। भजन, प्रार्थना और अनुष्ठानों वाले वेद धार्मिक और सामाजिक जीवन की आधारशिला बन गए। वे उस समय की ब्रह्मांड विद्या, मान्यताओं और सामाजिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे देवताओं के लिए समर्पित हिम्सों का खजाना है। वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना का उदय हुआ, जिसे वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इस काल ने दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म की नींव रखी, और इसका प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में महसूस किया जा सकता है। भाग 5, मगध का उदय। एक साम्राज्य के बीच। 6ठी शताब्दी ईसा बीसीई के आसपास जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा, गंगा के मैदानों में एक शक्तिशाली राज्य का उदय होने लगा, मगाधा। उपजाऊ भूमि, लौह अयस्क के भंडार और रणनीतिक स्थान से संपन्न मगध में एक प्रमुख शक्ति बनने के सभी गुण मौजूद थे। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने विजय और गठबंधनों के माध्यम से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया। वे मजबूत सेनाओं, कुशल प्रशासन और रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को समझते थे। इस काल में बुद्धिस्टिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल में भी वृद्धि देखी गई। पारंपरिक वैदिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए नए दर्शन और विचारधाराएं सामने आईं। यह जैन धर्म के संस्थापक महावीर और सिद्धार्थ गौतम का समय था, जिन्हें बाद में बुद्ध के रूप में जाना गया।
उनकी शिक्षाओं ने अहिंसा, करुणा और ज्ञान की खोज पर जोर दिया, जिससे भारतीय विचार और अध्यात्म पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। भाग 6, चंद्रगुप्त मौर्य, एक साम्राज्य के शिल्पकार। 4वीं शताब्दी ईसा बीसीई के अंत में प्राचीन भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक दूरदर्शी नेता का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन से उन्होंने विशाल और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने मगध में नंद वंश को उखाड़ फेंका और अपनी शक्ति को मजबूत किया, जिससे अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप उसके शासन में एकजुट हो गए। चंद्रगुप्त एक चतुर रणनीतिकार और एक क्रूर विजेता था। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था, जिसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जो चाणक्य को दिए गए राज्य कला पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र से प्रेरित थी। इस प्रणाली ने कुशल शासन और करों के संग्रह को सुनिश्चित किया, जिससे साम्राज्य और मजबूत हुआ। भाग 7, पाटलिपुत्र, फलती फूलती राजधानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने रणनीतिक रूप से स्थित पाटलिपुत्र शहर को अपनी राजधानी के रूप में चुना। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र व्यापार और वाणिज्य का एक संपन्न केंद्र था। चंद्रगुप्त के शासन में यह एक शानदार महानगर में बदल गया, जो साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रमाण था। शहर में भव्य महल, हलचल भरे बाजार और प्रभावशाली बुनियादी ढांचे थे। चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपने प्रसिद्ध लेख इंडिका में पाटलिपुत्र को एक अद्वितीय भव्यता वाले शहर के रूप में वर्णित किया। मौर्य साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन, फलती फूलती अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवंतता के साथ प्राचीन भारत में एक स्वर्ण युग का प्रतीक है। विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का प्रमाण है, जिसने अभूत बीसी शांति और समृद्धि की अवधि के लिए नींव रखी। भाग 8, प्राचीन भारत की विरासत, समय के माध्यम से प्रतिध्वनित। प्राचीन भारत की प्रतिध्वनि समय के गलियारों से गूंजती है, जिससे दुनिया पर एक अमिट छाप छूट जाती है। सिंधु के सावधानी पूर्वक नियोजित शहरों से लेकर वैदिक ऋषियों के दार्शनिक चिंतन तक, मौर्य साम्राज्य की भव्यता से लेकर भारतीय सीमाओं से परे बौद्ध धर्म के प्रसार तक, प्राचीन भारत का योगदान विशाल और स्थायी है। प्राचीन भारत के स्थापत्य कौशल के अवशेष आज भी इसके शहरों, मंदिरों और स्तूपों के खंडहरों में देखे जा सकते हैं। जटिल नक्काशी, विशाल स्तंभ और राजसी संरचनाएं इसके लोगों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। अपनी भौतिक उपलब्धियों से परे प्राचीन भारत ने दुनिया को कालातीत विचार दिए। योग, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर जोर देने के साथ प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ और आज भी दुनिया भर में इसका अभ्यास किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। भाग 9, निष्कर्ष, एक कालातीत टेपेस्ट्री। प्राचीन भारत के माध्यम से हमारी यात्रा, हालांकि संक्षिप्त, एक ऐसी सभ्यता की झलक पेश करती है जो उन्नत और प्रबुद्ध दोनों थी। गूढ़ सिंधु घाटी से लेकर साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक, आध्यात्मिक नेताओं की गहन शिक्षाओं से लेकर कला, विज्ञान और गणित में योगदान तक, प्राचीन भारत ने ज्ञान, बुराई और सांस्कृतिक विरासत की एक समृद्ध टेपेस्ट्री पीछे छोड़ी है। जैसे ही हम अपने पूर्वजों द्वारा रखी गई नींव पर खड़े होते हैं, आइए हम उनकी उपलब्धियों को याद रखें, उनकी गलतियों से सीखें और ज्ञान और प्रगति की मशाल को आगे बढ़ाएं। प्राचीन भारत की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वर्तमान के लिए प्रेरणा का स्रोत और भविष्य के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है।